नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि खुशखबरी आप लोगों को मिल ही चुकी है कि लेखपाल का नोटिफिकेशन कल से जारी हो जाएगा। 7 तारीख से एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम लोग अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से स्टार्ट कर दें। आप लोग लगे रहिए, हम आपके साथ हैं, सफलता ज़रूर मिलेगी। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ग्राम विकास और समाज का तीसरा पार्ट है। जैसा कि 2 पार्टों में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, मैं पढ़ा ही चुका हूँ राजस्व परिषद के बारे में। राजस्व परिषद की संरचना और क्या क्या लोग आते हैं और किन किन विभागों में बटा है, हर एक चीज़ मैंने बता दी है। अब राजस्व विभाग के ही अंदर एक प्रमुख विभाग आता है जिसके बारे में आप लोग थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। तो आप व्हाइट बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिएगा और आप लोग इसे नोट डाउन करते जाइए। है चकबंदी विभाग, ठीक है। चकबंदी विभाग, चकबंदी विभाग है, चकबंदी विभाग। तो चकबंदी विभाग का काम क्या होता है? इस विभाग का काम होता है जितने खातादार होते हैं, जिनकी खेत होते हैं, खातादारों की बिखरी जोतों को एकत्रित करने का काम जो है चकबंदी विभाग का होता है। ठीक है मित्रों, आप इसे नोट कर लीजिएगा। चकबंदी विभाग का मेन काम यही होता है कि जो खातेदार होते हैं उन सबकी बिखरी हुई ज़मीनों को एकत्रित करने का काम चकबंदी विभाग का होता है। तो इसमें सबसे पहले ये हम जान लेंगे कि उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ जो हुआ ये 1954 में चकबंदी योजना का प्रारंभ हुआ। और कहाँ से हुआ ये भी आप नोट कर लीजिए। रुकिए, मार्कर का साइज़ हम थोड़ा और छोटा कर लेते हैं तब मज़ा आएगा। हाँ, तो ये हुआ कहाँ से? 1954 में इसकी शुरुआत हुई और ये मुजफ्फरपुर ज़िले, कहाँ? मुजफ्फरपुर ज़िले की मुजफ्फरपुर ज़िले में एक कैराना तहसील है। कौन सी तहसील? कैराना तहसील। मुजफ्फरपुर ज़िले की कैराना तहसील से इसकी शुरुआत हुई। और जो है एक और है सुल्तानपुर ज़िले की मुसाफिर खाना तहसील। याद रखिएगा, सुल्तानपुर ज़िले की मुसाफिर खाना। आपको मेरी हैंडराइटिंग देख के हंसी आ रही होगी, ये मुसाफिर खाना लिखा है, बाकी तो मैं बोल ही रहा हूँ। मुसाफिर खाने से इसकी शुरुआत हुई। चकबंदी की विभाग के बारे में बहुत कुछ जानना नहीं है। चकबंदी विभाग का जो मेन वो था, वर्ष 1958 में इस योजना को पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया। ठीक है, एक ये मेन पॉइंट है। 1958 में यूपी में पूरी तरीके से लागू कर दिया गया। ये आप नोट कर लीजिएगा, 1958 में इसे लागू कर दिया गया। प्रदेश में कम से कम एक बार चकबंदी को पूरा किया जा चुका है। तो अपने उत्तर प्रदेश में चकबंदी को जो है एक बार पूरा कर दिया जा चुका है। चकबंदी योजना के संचालन हेतु चकबंदी आयुक्त संचालक जो होते हैं अधीन ये चकबंदी विभाग का गठन किया गया था। ठीक है, चकबंदी संचालक के कार्यों में सहयोग अतिरिक्त चकबंदी संचालक व संयुक्त चकबंदी संचालक का प्रावधान किया गया है। तो जनपद स्तर पर चकबंदी का सर्वोच्च अधिकारी जो होता है उप संचालक चकबंदी है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो ये सारी बातें हो गई चकबंदी से रिलेटेड। और अब मैं आपको बताता हूँ राज्य आपदा प्रबंधन विभाग। ये भी एक विभाग है, इसका नाम है राज्य आपदा प्रबंधन। राज्य आपदा प्रबंधन ये विभाग है, ठीक है। अब राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के बारे में बात करते हैं। तो प्रदेश में आपदाओं से निपटने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन विभाग का गठन किया गया है। यह विभाग जो है राजस्व विभाग के ही अधीन काम करता है। इसका प्रमुख जो होता है वो होता है राहत आयुक्त। राहत आयुक्त जो है इसका प्रमुख होता है। ठीक है मित्रों, राहत आयुक्त जो है इसके प्रमुख होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा।
दैवीय आपदाओं के संबंध में आर्थिक सहायता प्रदान करना तथा आपदा प्रबंधन की योजनाओं को तैयार करना राहत आयुक्त का प्रमुख कार्य होता है। जैसा कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए, राहत आयुक्त के अधीन जो मंडलायुक्त आते हैं, जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, ये सब कार्य करते हैं। उत्तर प्रदेश जो अपना प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से 4 प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। ये बाढ़ है, सूखा है, आगजनी और भूकंप। तो ये आप याद रखिएगा, बाढ़, सूखा, आगजनी और भूकंप, ये 4 प्रकार की आपदाएं जो आती हैं अपने प्रदेश में, तो ये आपदाएं आती हैं तो इसकी देखरेख जो करता है राज्य आपदा प्रबंधन विभाग करता है। लोगों को मुआवजा देना, पैसे देना, ये सब सारी चीज़ें की जाती है। तो जैसे दिक्कत क्या होती है कि उत्तर प्रदेश के कुछ तराई क्षेत्र के ज़िले हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 ज़िले हैं जो भूकंप प्रभावित उच्च खतरे वाले क्षेत्र में आते हैं। तो इन पश्चिमी ज़िलों का नाम, जैसे आपका मान लीजिए ये सहारनपुर हो गया, जो पश्चिमी ज़िले हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, बागपत, बिजनौर, मेरठ, गाज़ियाबाद हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, रामपुर, मुरादाबाद, बुलंदशहर, ये 11 जो ज़िले हैं, यहाँ पे जो है भूकंप वगैरह की जो है ज़्यादा खतरा रहता है। तो ये राज्य आपदा प्रबंधन विभाग इस पे ज़्यादा नज़र रखता है। और जो है बाढ़, कुछ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। जिन नदियों के थ्रू बाढ़ आती है वो है गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, शारदा, घाघरा, राप्ती और गंडक। इन नदियों के प्रभाव से जो है कुछ क्षेत्र जो तराई क्षेत्र के हैं उनमें बाढ़ भी आती है। तो ये सब जो है काम जो है इसका है, राज्य आपदा प्रबंधन का। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि सुनाई दे रहा होगा। अब हम आते हैं, देखिए समय बहुत कम है और ज़्यादा चीज़ों को जो है मैनेज करना है। उसके बाद एक आता है प्रमुख विभाग जो राजस्व विभाग के अंदर आता है, गजेटियर्स। गजेटियर्स विभाग, ठीक। गजेटियर्स विभाग के बारे में कुछ जानकारी हम लोग लेते हैं। राजस्व के ही अधीन एक विभाग है। इस विभाग का विभागाध्यक्ष जो होता है वो प्रमुख संपादक या जिला गजेटियर्स है। उसका नाम ही जिला गजेटियर्स जो विभागाध्यक्ष है। इसका कार्यालय जवाहर भवन, जो इसका ऑफिस है वो है जवाहर भवन लखनऊ। जवाहर भवन लखनऊ में इसका ऑफिस है। इस विभाग का कार्य क्या होता है कि जिलों के गजेटियर को तैयार करना होता है। जिले में गजेटियर में जिले से संबंधित आवश्यक सूचनाएं होती हैं। और जो ये गजेटियर्स होता है ये नेशनल प्रॉपर्टी होती है, राष्ट्र की संपत्ति है। किसी जिले की संपूर्ण सूचना के स्रोत के रूप में गजेटियर्स की महत्ता वर्ष 1803 में जो है समझाई गई थी। इस दिशा में वास्तविक काम जो होना शुरू हुआ था वो 1872 में हुआ था। उस समय भारत का इंपीरियल गजेटियर्स तैयार करने का काम भारत सरकार द्वारा किया जाता था। ठीक है मित्रों, वर्ष 1957 में जिला गजेटियर्स विभाग की स्थापना की गई जिले स्तर पे काम करने के लिए। मैं आपको बता देता हूँ 1957, ये ईयर आप याद रखिएगा। 1957 में जिला गजेटियर्स विभाग बना। जिला गजेटियर्स विभाग जो बना ये 1957 में बना। ठीक है मित्रों, तो क्या है कि प्रारंभ में 54 जिलों में गजेटियर्स तैयार किए गए। ये 8 जो थे वो पूरक भागों में अंग्रेजी में लिखे गए थे। ये केंद्रीय योजना के अंदर तैयार किए गए थे। तो 5 जिलों के गजेटियर्स हिंदी में भी प्रकाशित हो चुके हैं। तो जो हिंदी में प्रकाशित हुए हैं ज़िले, उनके नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें है मेरठ, ठीक है, गाज़ियाबाद, ललितपुर, कानपुर देहात, एक कानपुर शहर है, नगर है, और एक कानपुर देहात है, और फिरोजाबाद। ठीक है, इन जिलों के गजेटियर्स जो है हिंदी में प्रकाशित हो चुके हैं प्रेजेंट टाइम में। ये एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं, जैसे लेखपाल का उल्लेख किस अधिनियम की धारा में है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि लेखपाल का उल्लेख किस अधिनियम की धारा है। तो उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा में है। ठीक है, अब आपको बता दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश
भू राजस्व, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23, याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें जो है लेखपाल का उल्लेख किया गया है। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। लेखपाल अपने हलके में कार्य करता है, उसका ट्रांसफ़र किसके द्वारा किया जा सकता है? तो जो अपने हलके में कार्य कर रहा होता है लेखपाल, उसका अगर ट्रांसफ़र करना होता है तो वो करता है परगना अधिकारी, परगना अधिकारी, परगना अधिकारी या सहायक कलेक्टर, या सहायक कलेक्टर। आप सब नोट करते जाइए। ठीक है, तो परगना अधिकारी या सहायक कलेक्टर जो है ये लेखपाल का ट्रांसफ़र कर सकता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। लेखपाल के कार्यों का विवरण किसमें वर्णित है? तो लैंड रिकॉर्ड मैनुअल ये होता है लेखपाल के कार्यों का विवरण, जो लेखपाल मेन अपना कार्य करके विभाग को देते हैं, तो उस रिकॉर्ड का नाम होता है, उसका नाम है लैंड रिकॉर्ड, लैंड रिकॉर्ड मैनुअल। ठीक है, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये चीज़ हो गई। अब मित्रों आगे बढ़ते हैं, ये सब आप नोट करते जाइए। उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली कब बनी थी? तो ये बनी थी 2006 में। ठीक है, लेखपाल सेवा नियमावली बनी थी 2006 में। लेखपाल अपने हलके के गांव का प्रत्येक वर्ष खेत पर आकर निरीक्षण करता है। इस निरीक्षण को क्या कहा जाता है? जो प्रत्येक वर्ष आप जैसे क्या है कि साल में 3 बार जो है, एक साल में 3 बार निरीक्षण करने का नियम है लेखपाल को अपने गांव के, अपने हलके के खेतों का, उसको बोलते हैं पड़ताल। पड़ताल, पड़ताल पे निकलते हैं लेखपाल। जैसे एग्जाम में यही पूछ देगा कि लेखपाल अपने हलके के गांव का प्रत्येक वर्ष खेत पे आकर जो निरीक्षण करते हैं, तो इस निरीक्षण को क्या कहते हैं? तो पड़ताल कहते हैं मित्रों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको बेहद महत्वपूर्ण जो है मिल रहे होंगे मटेरियल, तो आप लोग लगे रहिए। और उसके बाद हम बात करेंगे, चलिए समय कम है तो थोड़ा काम की बात हो, खसरे के बारे में बात करते हैं। खसरा क्या होता है? जैसे एग्जाम में पूछता है खसरा क्या होता है, उसमें 3-4 ऑप्शन दे दिया। तो खसरा एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें गांव के ज़मीन के टुकड़े और उस पर उगाई जा रही फसलों का विवरण लिखा होता है मित्रों। ठीक है, आपको मैं बता दे रहा हूँ, खसरा जो है, खसरा एक कानूनी दस्तावेज, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा पढ़ाने में। कानूनी दस्तावेज होता है, ठीक है, जिसपे गांव की ज़मीन के टुकड़े और उस पर उगाई जा रही फसलों का विवरण होता है। ठीक है ना, फसलों का विवरण होता है। ठीक है मित्रों, उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी पसंद आता होगा। और लेखपाल द्वारा खसरे में कृषि के आंकड़े और खतौनी के लिए आवश्यक तथ्यों का उल्लेख किया जाता है, ये भी पॉइंट है। अब पूछता है कि जैसे एग्जाम में आता है खसरे में कुल कितने खाने होते हैं, कॉलम्स जिसको बोलते हैं, खसरे में कॉलम्स कितने होते हैं? तो खसरे में 22 कॉलम या खाने, खसरे में 22 कॉलम या खाने होते हैं, जिसमें वो सारे रिकॉर्ड बनाता है। ठीक है, तो और दूसरी चीज़ एक हो गई खतौनी, ये भी एग्ज़ाम में पूछता है। खतौनी एग्ज़ाम में जो पूछेगा खतौनी में कितने खाने होते हैं, तो खतौनी में मित्रों 13 खाने होते हैं, 13 खाने होते हैं खतौनी में। एक मिनट मित्रों, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है आप लोग। तो चलिए मित्रों आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैंने बता दिया खतौनी में 13 खाने होते हैं। तो अब बात करते हैं कि जैसे एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है, पटवारी शब्द का सर्वप्रथम
जो है प्रारंभ किसने किया था? तो पटवारी शब्द का प्रारंभ जो किया था वो शेर शाह सूरी ने। ठीक है ना मित्रों, शेरशाह सूरी ने जो है पटवारी शब्द का वो किया था। किसके समय में पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल कर दिया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मतलब क्वेश्चन ये पूछेगा कि किसके समय में पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल कब से यूज किया जाने लगा? तो वो चौधरी चरण सिंह की सरकार में। मतलब कि रुकिए बताता हूँ आप लोगों को। पटवारी से लेखपाल का यूज होने लगा किसके टाइम में? चौधरी चरण सिंह की सरकार से जो है पटवारी शब्द का यूज नहीं होने लगा, लेखपाल बना दिया गया। खसरा एवं खतौनी को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? सम्मिलित रूप से उसको अधिकार अभिलेख बोलते हैं। भूलेख निरीक्षक कौन होता है? कानूनगो या राजस्व निरीक्षक होता है? जैसे एग्जाम में पूछेगा कि भूलेख निरीक्षक कौन होता है? भूलेख निरीक्षक कौन होता है? ये होता है कानूनगो या राजस्व निरीक्षक। आप लोग तैयारी में लगे रहिए। या राजस्व निरीक्षक, ठीक है ना मित्रों? कानूनगो या राजस्व निरीक्षक जो है ये होता है। ठीक, अमीन कौन होता है? भू राजस्व की वसूली करने वाले को अमीन बोलते हैं। तहसील दिवस का आयोजन कब होता है? ये भी पूछ सकता है। तो हर माह के प्रथम व तृतीय मंगलवार को, मंगलवार आप लोग याद रखिएगा, तहसील दिवस जो होता है हर महीने के प्रथम, फर्स्ट एंड थर्ड मंगलवार, ट्यूसडे। ठीक है ना? तो पहले और तीसरे मंगलवार को जो है ये तहसील दिवस होता है। दाखिल खारिज क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आपको इतना डिटेल तो नहीं बताएंगे। दाखिल खारिज होता है जब कभी भूमि के कब्जे में परिवर्तन होता है, तो इसके अंतर्गत खतौनी में जोतेदारों का नाम परिवर्तित किया जाता है, उसी को खारिज दाखिल बोलते हैं। जैसे मैंने कोई ज़मीन खरीदी, वो किसी और की थी, अब वो मेरे नाम हो जाएगी, तो इसमें जो खातेदार है उसका नाम चेंज होगा, उसी को बोलते हैं खारिज दाखिल। ठीक है, तो ये सब थे इंपॉर्टेंट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग कंटिन्यू रखिए। चलिए, नमस्कार मित्रों, बाय बाय, जय हिंद।